हेलो बच्चों, मैं शिवानी मैम आज फिर से आप लोगों के बीच में क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग समझेंगे कि विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र समझने से पहले मैं आपको दो चार लाइन बताना चाहती हूँ या आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिससे क्लास में आप लोग मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, डरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे अब झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। गर्दन ने बगावत कर ली है। इसलिए हम लोगों को अपने गर्दन झुकाकर मन लगा के पढ़ना है। सबसे पहले हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। आज हम क्या जानेंगे? सबसे पहले कि विद्युत आवेश होता क्या है। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? विद्युत आवेश के बारे में। इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश। हमको पूरे आवेश और मन के साथ पढ़ना है। तो विद्युत आवेश होता क्या है? देखो, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। क्या होता है विद्युत आवेश? विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। अभी हम जानेंगे कब उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, कब प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। इसके पहले हम विद्युत आवेश को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है? आगे चलें। अब हम जानेंगे आवेश के कुछ पॉइंट्स के बारे में। आप फर्स्ट पॉइंट जानेंगे, आवेश किसी भी पदार्थ का क्या होता है? भौतिक गुण होता है। और दूसरा पॉइंट होता है, आवेश कैसी राशि होती है? आवेश एक अदिश राशि होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं आवेश एक अदिश राशि होती है। यहाँ पर एक शब्द आता है अदिश राशि। हम जानेंगे कि अदिश राशियाँ होती कैसी हैं, मतलब अदिश राशि किसे कहते हैं। देखो, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें हमें परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ये राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। तो यहाँ पर आवेश कैसी राशि है? आवेश अदिश राशि है। अगर हम अभी बोले ये मार्कर है, हमको इसको 4 कूलम के आवेश से आवेशित करना है, तो क्या हमको किसी दिशा की आवश्यकता है यहाँ बताने की कि लेफ्ट में करना है कि राइट में करना है? नहीं है। तो इसलिए आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है। तीसरा पॉइंट आता है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। समझ में आया? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। अब हम यह जानेंगे किसी वस्तु में कब आकर्षण बल उत्पन्न होता है, कब प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। मिटाए इसको, इतना साफ करें। देखिए, जब समान प्रकार के आवेश हो, जैसे ए प्लस है, ए प्लस है, ए माइनस है, ए माइनस है, जब समान प्रकार के आवेश हो तो वहां पर कौन सा बल उत्पन्न होगा? आकर्षण उत्पन्न होगा कि प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा? समान प्रकार के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है।
और यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? आकर्षण उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा? यहाँ पर आकर्षण नहीं उत्पन्न होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, क्योंकि ये आवेश कैसे है? A प्लस है, A प्लस है, दोनों आवेश समान है, तो यहाँ पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर भी दोनों आवेश समान है, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। अगर यही इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अब कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? अब कौन सा बल लगेगा यहाँ पर? अब यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल होता है। क्योंकि अभी हम ऐसे कहते हैं कि अभी सड़क पे खड़े रहे, अगर कोई महिला खड़ी रहती है तो उसको लिफ्ट ज़्यादा मिल जाता है, और वहीं कोई पुरुष खड़ा रहता है तो उसको लिफ्ट लोग कम देते। मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है, बस मैं बता रही हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या होता है? विपरीत प्रकार के आवेशों में कैसा बल उत्पन्न होता है? आकर्षण ना, और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। इतना समझ में आया? अब हम चले आगे। अब हम जानेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक? कूलाम होता है। और आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर कितना होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। अब यहाँ हम जानेंगे कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। अब हमको जानना है कि 1 कूलाम किसे कहते हैं। 1 कूलाम के बारे में जानेंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? इसको इरेज कर दें। अब हमको क्या जानना है कि 1 कूलाम कहते किसे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 1 कूलाम। 1 कूलाम हम किसे कहते हैं? देखिए, यदि किसी वस्तु में 1 सेकंड में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो हम उसे क्या कहेंगे कि उस वस्तु में 1 कूलाम है, आवेश है। ठीक है, यदि किसी वस्तु में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका आवेश कितना होगा? 1 कूलाम होगा। 1 कूलाम के बारे में समझ में आया? लिख दे। यदि किसी वस्तु में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसका आवेश कितना होगा? उसका आवेश 1 कूलाम होगा। यहां तक क्लियर है? आगे चले। अब हम जानेंगे आवेश बराबर क्या होता है। आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर यानी क्या होता है? Q बराबर यानी Q यहाँ पर क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। समझ में आया? Q क्या है? यहाँ पर आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। उसके बाद अगर हम कोई एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अक्सर आता है 1 कूलाम आवेश में, इसको इरेज कर दे। नीचे दिखाई दे रहा है? आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। हमको क्या जानना है? 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। जैसे 1 कूलाम आवेश, ये मार्कर है, इस पर 1 कूलाम का आवेश आवेश है। इस पर हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। 1 कूलाम आवेश पर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। या किसी वस्तु पर 1 कूलम्ब का आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अभी मैंने आपको फार्मूला बताया ना, Q बराबर क्या होता है? NE। Q बराबर NE होता है। यहाँ पर Q की वैल्यू दी गई है। Q बराबर Q की वैल्यू कितना दिया गया है हमको? यहाँ 1 दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमको यहाँ निकालना क्या है? हमको निकालना है N बराबर वाट ना। अब हमको N क्या है? N क्या प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब हम जानेंगे कि इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसके लिए क्या करेंगे? Q की वैल्यू दी गई है 1, N हमको निकालना है और E हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ से हम N की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहेंगे? N इक्वल 1/1.6 इंटू 10⁻⁻9। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। इतना तो आप लोग कर लेंगे। हम इसको समझाने के लिए सिर्फ आप लोग बता रहे थे, इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, डिवाइड तो आप लोग कर ही सकते हैं। इसको इरेज कर दें। अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पर कितने प्रकार के आवेश होते हैं? 2 प्रकार के आवेश होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश ना, और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। अभी एक क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, जिस वस्तु पर धनात्मक आवेश रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी या इलेक्ट्रॉन अधिक रहेंगे? अगर जिस भी वस्तु में धनात्मक आवेश रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहेगी या इलेक्ट्रॉन कमी रहेगी उस पर? धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर कब आता है? जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तभी उस पर क्या आता है? धनात्मक आवेश आता है ना। तो धनात्मक आवेश कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे पक्का? इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, अगर आपके पास कोई सामान है आप किसी दूसरे को दे रहे हैं तो आपके पास कमी आएगी कि ज्यादा रहेगा? कमी आएगी ना। तो फिर अगर किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश रहेगा तो उस पर क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक रहेगी कम रहेगी? अधिक रहेगी। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को जब कोई धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या करता है? कोई भी ऋणात्मक आवेश को ग्रहण करता है। जब आपको कोई वस्तु दे रहा है, आप उसको ले रहे हैं, तो आपके पास उस सामान की क्या होगी? अधिकता होगी ना। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब समझ में आया, धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, और ऋणात्मक आवेश में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अभी हम क्या जानते हैं? सोडियम क्लोराइड जैसे है NaCl। ठीक है, इसको तोड़ेंगे Na+Cl-। अब आप लोग बताइएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन कमी ज्यादा है या कम है? किस पे इलेक्ट्रॉन? किस में कम है इलेक्ट्रॉन, किस में ज्यादा है? ठीक है, मैं बताती हूँ। ये Na+ है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। और एक क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे चले। अब आवेश के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है? अब हम जानेंगे आवेश के गुण। क्या जानेंगे? आवेश के गुण। आवेश का सबसे पहला गुण होता है आवेश का योज्यता नियम।
अब हम क्या जानेंगे, आवेश के योज्यता नियम के बारे में जाएंगे। योज्यता मीन्स क्या होता है, अब इसको समझेंगे। देखिए, जैसे कोई निकाय है, उस पर आवेश Q है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, माइनस Q6 है, Q7 है, Q8 है, इनफाइनाइट है, समझो, ठीक है। तो किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q4 प्लस Q5 माइनस Q6 डॉट डॉट डॉट, यह क्या, Q। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये पॉइंट समझ में आया, इसको इरेज कर दे, आगे चले। अब हम जानेंगे आवेश का संरक्षण नियम। क्या जानेंगे, आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है, चाहे आवेश हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो, कुछ भी हो, अगर संरक्षण नियम आ जाता है तो हमको बिना कुछ सोचे समझे क्या बताना है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या बताएं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब हम जानते हैं तीसरा पॉइंट, आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ता है, किसी भी वस्तु, मतलब आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। जैसे ये मेरी मोबाइल है, और मोबाइल डिस्चार्ज है, ठीक है, इसको मैं जेब में रख लेती हूँ और बाइक पे बैठ जाती हूँ, चाहे फ्लाइट में उड़ती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, ट्रेन पे बैठती हूँ, क्या मोबाइल चार्ज होगा, नहीं चार्ज होगा ना। इसलिए आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि पड़ता है मोबाइल चार्ज हो जाएगी 100%, नहीं होगी ना। तो हम समझते हैं कि आवेश हम चाहे जहाँ रहे, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम जानेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण यह बताता है कि आवेश हमेशा एक निश्चित एवं न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। आवेश हमेशा एक निश्चित एवं न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु में आवेश 1 कूलाम, 2 कूलाम, 1Q, 2Q, -3Q, -4Q के रूप में जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कहो 0.2Q, 0.3Q, 0.5Q के रूप में आवेश जा सकता है, नहीं जा सकता। या फिर कहो 1.2Q, 1/2Q, 3/2Q, 4/5Q जा सकता है आवेश, नहीं जा सकता है। कि जा सकता है, जा सकता है। इसीलिए हम आप लोगों को बताए कि आवेश हमेशा एक निश्चित एवं न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। चारों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। क्या जाने हम लोग, आवेश हमेशा एक निश्चित एवं न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर हमारा आवेश समाप्त होता है, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे क्या, कूलाम के नियम के बारे में। यहाँ तक अगर आप लोग कुछ डाउट हो तो बताइएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, कूलाम के नियम के बारे में, इसको हम पढ़ेंगे कल। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। कूलाम का नियम, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। कूलाम के नियम से ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को बहुत बहुत। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।